किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो बस्तर ला जगदलपुर ला बहुत पिछड़ा इलाका माने जाए सब्जी के खेती बर, फल के खेती बर, लेकिन किसान भाई हो बस्तर हा जगदलपुर हा पिछड़े हुए नहीं है। यहाँ के किसान भाई मन बहुत बढ़िया ढंग से आधुनिक विधि से सब्जी के खेती ला, फल के खेती ला ओ मन करत है और लाभ कमावत है। किसान भाई हो हमन जगदलपुर में भीरलिंगा में हवन, रमेश भाई चावड़ा के फार्म में हवन। और रमेश भाई हा बहुत बढ़िया ढंग से जिसे आप मन देखा था कि लौकी के फसल हा बहुत लहरावत है। लौकी ला बहुत बढ़िया ढंग से माने जाते, पेट बर बहुत अच्छा ढंग से माने जाते। काबर लौकी हा पेट बर रामबान होते कहे जाते और लौकी के मांग हा 12 महीना बाजार में बने रही थे। तो किसान भाई हो आवा गोड बात करथन रमेश भाई से कि वो कैसे आधुनिक विधि से लौकी के खेती ला करत है, एकर विस्तृत जानकारी लेते। भीरलिंगा यह फार्म रमेश भाई एवं श्री राजेश भाई चावड़ा जी का है, जो कि बस्तर जिले के ग्राम भीरलिंगा में स्थित है। इनके पिताजी का नाम श्री मूलजी भाई चावड़ा है। इनके पिताजी सन 1969 में परिवार के जीवन यापन के लिए यहाँ बस गए। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से दोनों भाइयों की पढ़ाई 12वीं तक ही हो पाई। तब से अब तक इनका पूरा परिवार मिलकर सब्जी की खेती कर रहा है। शुरुआत में इनके पिता ने 1970 में 2 एकड़ भूमि लीज पर लेकर खेती शुरू की, जिसमें धान, गेहूं व सब्जियों की खेती करते थे। साधनों के अभाव में होने से पूरा परिवार साथ मिलकर खेत में काम करता था तथा साइकिल द्वारा सब्जियों को जगदलपुर मंडी में ले जाया करता था। 13 साल के कठिन परिश्रम के बाद सन 1983 में 8 एकड़ निजी भूमि खरीद पाए, जिसमें बरसाती नाले में पानी रोककर सिंचाई करते थे। दोनों भाइयों ने उसके बाद पिताजी का हाथ बटाते हुए खेती करना शुरू किया तथा 1995 तक 20 एकड़ भूमि पर खेती करते थे, जिसमें मुख्यतः बरसात में धान, सर्दियों में गेहूं एवं सब्जियों की खेती करते थे। सन 1995 तक बैंक से लोन लेते थे, लेकिन इसके बाद अब तक लोन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे पापा सन 1970 में जीवन यापन के लिए यहाँ आकर बस गए। उस समय से 1970 से पापा संघर्ष बहुत किए। यहाँ पर 1 एकड़ किराए की ज़मीन लेकर उन्होंने खेती चालू किया और 1990 के आसपास उन्होंने ये वाला प्लाट हमारा जो है 8 एकड़ का, इसको वो परचेस कर पाए। खरीद के उन्होंने हम लोगों की पढ़ाई जो है वो 1990-92 के आसपास में समाप्त हुई। और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण हम लोग दोनों भाई 12वीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाए और 12वीं के बाद सन 1992 से हम लोग खेती में आकर पापा का हाथ बटाने लगे। खरपतवार से बचाव के लिए प्लास्टिक मल्चिंग, पानी की निकासी के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, खेत की गहरी जुताई के लिए बड़े ट्रैक्टर और खेत तैयार करने के लिए रीजर, रोटावेटर आदि उपकरण उपलब्ध है। 1992 से लेकर के अभी तक हम लोग खेती कर रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और सन 2000 में फिर 8 एकड़ का एक और प्लाट खरीदा, जिससे फिर हमने और उसमें खेती बढ़ाया और खेती बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे यहाँ हम दोनों भाई के बीच में, पूरा परिवार के बीच में 60 एकड़ हम लोगों की ज़मीन हुई है, जिसमें हम लोग खेती कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर लौकी लगा हुआ है। लौकी अभी 80 दिन की क्रॉप है। ये अगस्त लास्ट का ट्रांसप्लांटिंग किया हुआ है। तब से लेकर अभी 40 दिन के बाद में, लौकी लगाने के बाद 40 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। अभी तक ये लौकी हमारी जो है ना वो 20 टन प्रति एकड़ का उत्पादन आ चुका है और अभी भी हमारी क्रॉप हरी भरी है और आगे उम्मीद है हमको इसमें कि प्रति एकड़ और 15 टन और उत्पादन आ सकता है। आज 66 एकड़ में खेती कर रहे 60 एकड़ खुद की और 6 एकड़ किराए पर। धान, गेहूं, सब्जी सब कुछ उगाते हैं, लेकिन लौकी की खेती में विशेष महारत हासिल है इन्हें। खेती के अत्याधुनिक तकनीक अपनाते हैं। समस्त खेती बोरवेल पर निर्भर है, अतः 80 बोरवेल जिसमें कि 15 बोर चालू हैं। किसान भाइयों, हम लोग काफ़ी संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो किसी भी क्रॉप को पहले जब लगाते थे तो बहुत अनेकों बीमारियां आती थीं और बीमारी की खोज के लिए हम यूनिवर्सिटी जाते थे। रायपुर दूसरे बड़े किसानों के हम लोग मेल मिलाप करते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, जिससे आज हमको ये इतनी अच्छी लौकी की फसल दिख रही है हमें।
और लौकी की खेती के लिए हम लोग बहुत अच्छा ज़मीन की गहरी जुताई करते हैं गर्मियों में, और जुताई करके उसको 2 महीने तक सूखने देते हैं। सूखने के बाद में फिर हम लोग उसमें गोबर की खाद प्रति एकड़ 4 ट्राली के हिसाब से हम लोग बेसल डालते हैं उसमें, और कम मात्रा में रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं उसमें। उसके बाद फिर उसको बेड का सेफ दे करके उसमें फिर मल्चिंग से उसको ढक देते हैं, ताकि मल्चिंग इसलिए ढकते हैं कि पानी का इवेपोरेशन कम हो और इंसेक्ट का भी प्रकोप कम हो। और फिर ड्रिप इरिगेशन से हम लोग उसमें सिंचाई करते हैं। ड्रिप के माध्यम से पानी और खाद दोनों की मात्रा हम लोग देते हैं, और हर पानी के बूंद में खाद की मात्रा समान रूप से होती है, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास हो। जैसा कि रमेश भाई चावड़ा ने बताया, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रथम स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियाँ, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। लौकी के विषय में बता दें कि लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई गर्मी व वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल भी असमर्थ होता है। इसकी खेती विशेष प्रकार की भूमि में ही की जा सकती है, किंतु उचित जलधारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कुछ अम्लीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। आज से करीब 15 वर्ष पहले हम लोग फ्लड इरिगेशन में खेती किया करते थे। पिछले 15 वर्षों से हम जो है ये ड्रिप इरिगेशन में खेती कर रहे हैं। उससे पहले जब फ्लड में करते थे तो बहुत परेशानियां आती थी, और अभी ड्रिप आ जाने की वजह से काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। और किसी भी स्वस्थ पौधे और अच्छी पैदावार के लिए एक स्वस्थ नर्सरी की आवश्यकता होती है, जो कि आज पॉली हाउस में नर्सरी होता है, जहाँ पर ट्रे में हम स्वस्थ नर्सरी लेकर के यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसा कि लौकी लगा हुआ है, इसमें प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फुट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फुट है। लौकी की किस्मों के विषय में बता दें, कोयम्बटूर 1 यह जून व दिसंबर में बोने के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो लवणीय, क्षारीय और सीमांत मृदाओं में उगाने के लिए उपयुक्त होती है। अर्का बहार यह खरीफ और जायद दोनों मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। बीज बोने के 120 दिन बाद फल की तुड़ाई की जा सकती है। इसकी उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पूसा समर यह अगेती किस्म है। इसकी बेलों का बढ़वार अधिक और फैलने वाला होता है। यह फल गोल, मुलायम, कच्चा होने पर 15 से 18 सेंटीमीटर तक के घेरे वाला होता है, जो कि हल्के हरे रंग का होता है। बसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। हमारे खेत में जो मल्चिंग किया हुआ है, ये मल्चिंग पिछले हम लोग 7-8 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हर फसल में करते हैं। इस मल्चिंग के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे पहले जब मल्चिंग नहीं हुआ करता था तो पानी ज़मीन से वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता था और जड़ों में पानी कम होता था। हमारे बोरवेल में, नालों में पानी कम है, और ड्रिप से हम पानी कम हमको इसमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मल्चिंग लगा हुआ है, वाष्पीकरण नहीं होता है। दूसरी बात, खरपतवार, जैसे कि खरपतवार जो है वो फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खरपतवार ही पूरे फर्टिलाइज़र को, खाद को नीचे से वो शोषित कर लेता है। अभी इसमें मल्चिंग करने के बाद में हमको खरपतवार से पूरी तरह से निजात मिल जाता है। और हम खेती जो इतने सालों से कर रहे हैं, जिसमें हमको भी पहले उतने अच्छी ज्ञान नहीं थी, तो हम अनेकों बार यहाँ इससे पहले रायपुर, दुर्ग, भिलाई अनेक दूसरे बड़े किसानों से भी मिलते थे। इस बीच में सन 2002 में रायपुर में हम जब गए हुए थे, उसमें श्री विमल चावड़ा जी से हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ से हमको बहुत ही इनोवेटिव ज्ञान मिला, जिसको कह सकते हैं कि हम वहाँ से फिर और हमारा एरिया बढ़ने लगा और हम अच्छे से और खेती करने लगे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पूसा समर प्रोलेफिक लाग। यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी बेल की बढ़वार अच्छी होती है। इसमें फल अधिक संख्या में लगते हैं। इसके फल 40 से 45 सेंटीमीटर लंबे तथा 15 से 22 सेंटीमीटर घेरे वाले होते हैं, जो कि हल्के हरे रंग के होते हैं। उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नरेंद्र रश्मि, यह फैजाबाद की विकसित प्रजाति है। प्रति पौधा औसतन 10 से 12 फल प्राप्त होते हैं। फल बोतलनुमा और सकरे होते हैं। डंठल की तरह गूदा सफेद और करीब 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इस फसल में हम जो खाद की अगर बात करेंगे तो हम जुताई के समय में प्रति एकड़ 4 ट्राली गोबर की खाद हम डालते हैं और 25 किलो DAP और
100 किलो सुपर फास्फेट, ये खाद हम बेसल में डालते हैं और फिर ज़मीन की तैयारी करके मल्चिंग से ढक देते हैं। उसके बाद पॉली हाउस से स्वस्थ नर्सरी हम लेते हैं। स्वस्थ नर्सरी लेकर के हम 3x3 में 3x5 में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद में 1 सप्ताह के बाद में उसमें फर्टिगेशन चालू करते हैं, जो हर प्रत्येक पानी की बूंद के साथ में हमको खाद देना होता है। और खाद देने के लिए हमारे सिस्टम में यहाँ पर ऑटोमेशन एक लगा हुआ है, जिस ऑटोमेशन से हम उसको फर्टिलाइज़र देते हैं। ऑटोमेशन से का मतलब है किस वॉल में या किस वाले प्लाट में हमको कितना पानी आज देना है, वो हम कंप्यूटर में डाटा उसका सेट कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको जिस दिन जितना पानी चाहिए उतना हम 10 दिन का उसमें प्रोग्राम डाल देते हैं। जिससे मैं खेत में रहूं या ना रहूं, फिर भी हमारे खेत में प्लाट नंबर 3 में आज अगर मुझे 7000 लीटर पानी देना है तो 7000 लीटर पानी ही जाएगा। साथ में मुझे NPK 3 नंबर प्लाट में मुझे कितना N देना है, कितना P और कितना K, वो भी हम कंप्यूटर में सेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी क्रॉप ले पाते हैं। पूसा संदेश। इन फलों का औसतन वजन 600 ग्राम होता है। दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। 60 से 65 दिनों में फल देना शुरू हो जाता है और 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। पूसा नवीन, यह संकर किस्म है। फल सुडौल, आकर्षक हरे रंग के होते हैं। औसत उपज 400 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यह उपयोगी व्यावसायिक किस्म है। बोने का समय ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। इस लौकी की फसल में यदि हम बीमारियों की बात करें तो समय के हिसाब से इसमें बीमारी आती है। जैसे बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में थोड़ी ज़्यादा बीमारियां आती हैं, प्लस गर्मी में कम बीमारी आती है। तो हमारी फसल जैसे लगी हुई है, ये अगस्त की ट्रांसप्लांटिंग है, तो पूरे बारिश में इसमें अनेकों बीमारियां आती हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, बोट्राइटिस आता है। इन सब बीमारियों के लिए कंपनियां जो भी हमें दवाइयां रिकमेंड करती है, उस दवाई को समय पर यदि हम स्प्रे करें तो हमारी फसल हम बचा सकते हैं। रमेश भाई व राजेश भाई से बेहद ज़रूरी जानकारियां मिली ताकि अन्य किसान भी उनके अनुभवों से लाभान्वित हो सकें। रमेश भाई व राजेश भाई ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग, अत्याधुनिक ड्रिप सिस्टम जिसका डिस्चार्ज 1 लीटर प्रति घंटा है, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 1 फुट, खरपतवार से बचाव के लिए प्लास्टिक मल्चिंग, जुताई के लिए बड़े ट्रैक्टर सहित सारी सुविधाएं उनके खेतों में उपलब्ध हैं। लौकी खेत से ही बिक जाती है, बच जाए तो जगदलपुर बाजार भेजी जाती है। रमेश भाई ने बताया 35 टन प्रति एकड़ की लौकी की फसल वे ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आशा है आप सभी किसान भाइयों के लिए ये एक प्रेरणा साबित होगी। अंत में रमेश भाई ने बताया हर समस्या का समाधान हम अन्य किसान भाइयों से, सहयोगियों के साथ विचार विमर्श से निकालते हैं। जैसा कि हमारे बस्तर ज़िले में ज़मीन की कई सारी बीमारियां और ऊपर से मौसम की मार से बीमारियों से सारे किसान यहां पर परेशान थे। हम लोग कई मरतबे रायपुर यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे तो हमें कई सारे समाधान खोजने के लिए। इस बीच में रायपुर में हमें डॉक्टर नारायण चावड़ा से मुलाकात हुआ, जिनसे हमने मुलाकात करने के बाद हमें पता चला कि ये इन बीमारियों का ऐसे हम निदान कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे यहाँ इससे पहले सन 2015 से पहले जितने भी बैगन ट्रांसप्लांट करते थे हम लोग, सारे बैगन हमारे यहाँ मर जाते थे, जो कि ज़मीन में एक ज़मीन रोधी बीमारी होता है जिसे विल्ट कहते हैं। उस विल्ट की वजह से हमारी फसल पूरी मर जाती थी। और हम पिछले सन 2000 से 2012 तक हमने बैगन लगाना पूरा बंद कर दिया था। उसके बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर नारायण चावड़ा से हुई। उन्होंने हमें बताया कि बैगन जो मरता है वो ज़मीन में बीमारी होता है, उस वजह से मरता है। इसके लिए हमने ये ग्राफ्टिंग करके बैगन की नर्सरी तैयार की है, जिसमें नीचे रूट स्टॉक एक अलग पौधा होता है, वाइल्ड वैरायटी होती है, और ऊपर में साइन जो है वो हम कोई किसी भी कंपनी का कोई सा भी हाइब्रिड नर्सरी उपयोग कर सकते हैं। तो 2 पौधे को जोड़ के इसको ग्राफ्टिंग विधि को कलम विधि कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सन 2014-15 में अपने खेतों में ट्रांसप्लांट की थी। मेरे खेत में 2.5 एकड़ में बैगन ग्राफ्टेड नर्सरी का मैंने ट्रांसप्लांट किया था जुलाई में, और बहुत अच्छे से उसका मैंने देखरेख किया और मेरे यहाँ एक भी पौधा नहीं मरा। और 13 महीने में मैंने इसको 189 टन 1 एकड़ में बैगन का उत्पादन लिया, जो कि मैं कई लोगों से फिर बात किया तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है।
तो मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर नारायण चावड़ा के बारे में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक भीष्म पितामह की तरह हैं, जिसके मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आपने देखा कि जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। सचमुच रमेश भाई और राजेश भाई किसान समाज ही नहीं बल्कि समस्त समाजों के लिए एक उदाहरण हैं कि कमियां और अभावों को अपनी ताकत बनाकर कैसे अनुकूलताएं ली जाएं। तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना किसम के फूले मांगैले ओ किसम के फूले मांगैले किसम के फूले मांगैले ओ किसम के फूले मांगैले वाहिचा फूला के गेंदे बनैले ओ वाहिचा फूला के गेंदे बनैले वाहिचा फूला के गेंदे बनैले ओ वाहिचा फूला के गेंदे बनैले तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना वाहिचा गेंदे खेलै कन्हैया ओ वाहिचा गेंदे खेलै कन्हैया वाहिचा गेंदे खेलै कन्हैया ओ वाहिचा गेंदे खेलै कन्हैया खेलता गेंदा गजमुना में ओ खेलता गेंदा गजमुना में खेलता गेंदा गजमुना में ओ खेलता गेंदा गजमुना में तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना पहुँचे कन्हैया नागिन दुआरे ओ पहुँचे कन्हैया नागिन दुआरे पहुँचे कन्हैया नागिन दुआरे ओ पहुँचे कन्हैया नागिन दुआरे छोटे से बालकावा तुम कहाँ आए हो छोटे से बालकावा तुम कहाँ आए छोटे से बालकावा तुम कहाँ आए हो छोटे से बालकावा तुम कहाँ आए तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना कौन तुम्हारे माता पिता है ओ कौन तुम्हारे माता पिता है कौन तुम्हारे माता पिता है ओ कौन तुम्हारे माता पिता है काय तुम्हारे नामे है बालक हो काय तुम्हारे नामे है बालक काय तुम्हारे नामे है बालक हो काय तुम्हारे नामे है बालक तारी हरी नाना नाना सुवाना हो तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना नंदया सोदा माता पिता है ओ नंदया सोदा माता पिता है नंदया सोदा माता पिता है ओ नंदया सोदा माता पिता है कृष्ण हमारो नामे है नागिन ओ कृष्ण हमारो नामे है नागिन कृष्ण हमारो नामे है नागिन ओ कृष्ण हमारो नामे है नागिन तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना तारी हरी नाना नाना सुवाना ओ तारी हरी नाना नाना सुवाना नागिना थनावर हम चले आए नो नागिना थनावर हम चले आए। किसान भाई हो, अभी हमन जानकारी लेवत रही बहुत बढ़िया ढंग से रमेश भाई बतावत रही से कि कैसे लौकी के खेती करना है तो मल्चिंग सीट के का उपयोगिता है, कैसे मांदा बनाना है, कैसे ओला तैयार करना है, पौधा ला लगाना है, पानी कब देना है, खाद कब देना है, जम्मो बात के जानकारी किसान भाई हो अभी रमेश भाई है देवत रही से। तो किसान भाई हो आपो मन लौकी के खेती ला कराओ और समृद्ध हो। बस आज अत के दो विदा, राम राम।